Hi everyone, subscribe my channel and join our Telegram group CMA Diwakar Mishra for vacancies and update related to CMA. Link is in description. Thank you so much. Hi everyone, how are you? Hope you all are doing well. जैसा कि मैं अभी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, तो मैं नई वीडियो, इस सीरीज की नई वीडियो लेके आ गया हूँ जो कि है सब्जेक्ट डायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर। आज हम जानेंगे कि मेरी क्या स्ट्रेटजी थी और मुझे कैसे इंटरमीडिएट एंड फाइनल दोनों में एग्जेम्पशन मिली थी डायरेक्ट टैक्सेशन में विदाउट एनी कोचिंग। फिर से मैं बोलना चाहूँगा, तो चलिए शुरू करते हैं। हम फाइनल और इंटरमीडिएट दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम फाइनल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनल में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स की? अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो बेस्ट है, कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो भी बेस्ट है। तो फोकस करना है अपने सेल्फ स्टडी के ऊपर, चाहे आप कोचिंग भी क्यों ना ले रहे हो, आपको फोकस करना है अपनी सेल्फ स्टडी के ऊपर। और सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनानी होती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या पहले करना चाहिए। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है तो हमें पहले क्या करना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप फाइनल में हो, अगर आपको है कि हाँ मैं इस रूट से जाना चाहूँगा, तो वही बेस्ट है। अगर आपके पास कोई और आइडिया है तो आप उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट जरूर करें। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो यही थी कि मैंने सबसे पहले इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ा था। जी बिल्कुल सही आपने सुना है, इंटरनेशनल टैक्सेशन में सबसे पहले मैंने DTAA करा और उसके बाद ALP करा। DTAA सेक्शन 90 और 90A है, और ALP जो है वो हमारा सेक्शन 92 में आता है, 92C में आता है। साथ ही साथ मैंने लिमिट ऑन डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट के ऊपर जो है 94B सेक्शन उसको भी करा था। और फाइनल में वही हुआ कि प्रीवियस अटेम्प्ट में उसी के क्वेश्चन आ गए थे। तो इसीलिए मैं सबसे पहले फोकस करने के लिए बोलूंगा कि इंटरनेशनल टैक्सेशन उठाए, 30 मार्क का वो है और आ भी जाता है आराम से 30 मार्क का, उससे ज्यादा ही आ जाता है, 35 से 40 मार्क के आते हैं क्योंकि 130 मार्क के क्वेश्चन हमारे होते हैं। तो सबसे पहले आप DTAA कर ले, ALP कर ले और लिमिट ऑन डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट जो है वो आप जरूर करें। तीनों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। जब भी DTAA करें तो उसमें दो तरीके के होते हैं, चाहे तो आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा या फिर डिडक्शन मिल जाता है। तो दोनों आप तरीके से कर ले क्वेश्चन। साथ ही साथ जब आप ALP करें तो ALP में 4 तरीके से होती है, कप मेथड है, प्रॉफिट वाला मेथड है, 4 तरीके का मेथड है, या फिर रीसेल प्राइस वाला मेथड है। तो रीसेल प्राइस और कप मेथड ये बहुत ज्यादा मिलता है, तो कप तो आप जरूर करके जाए। मैं तो बोलूंगा चारों मेथड अच्छे से कर ले, लेकिन दो जो स्टार्टिंग के मेथड है उस पर ज्यादा फोकस करें। और लिमिट और डिडक्शन तो बहुत ही आसान है, तो उसको एक बार जरूर आप देख ले। उसके बाद अगर आपके पास कुछ और आपको पढ़ने का मन कर रहा है तो आप जरूर पढ़े, जैसे कि एडवांस प्राइसिंग है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है, उसको आप कर ले थियरी के रूप में, उसमें से आ जाते हैं। फॉरेन टैक्स क्रेडिट के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं थियरी पार्ट के लिए। प्रैक्टिकल पार्ट के लिए ये तीन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद आपको स्विच कर जाना सबसे पहला टॉपिक, और वो है असेसमेंट प्रोसीजर। जी बिल्कुल आपने सही सुना, असेसमेंट प्रोसीजर जरूर आपको अच्छे से करना है। उसमें 115 के जितने भी सेक्शंस हैं, 115 चाहे वो JB हो जो कि वैट क्रेडिट है, 115 JC हो, AMT है, 115 UB है, तो जो भी है, जैसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट है, मैट हो गया, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट फंड्स, इन सब के किस तरीके से इनकम निकाली जाती है वो आप जरूर कर ले। पहला टॉपिक तो जरूर अच्छे से आप कर लेना है। उसके बाद आपको नॉन रेसिडेंट का जो टॉपिक है, नॉन रेसिडेंट का जो टॉपिक है सेकंड टॉपिक हमारा, उसमें प्रेजेंटली बेसिस का जो टॉपिक है उसको भी अच्छे से आपको करना है। बिकॉज प्रीवियस ईयर में भी उसी के क्वेश्चन आए थे, प्रीवियस ईयर में भी उसी के क्वेश्चन आए थे, जिसमें शिपिंग आता है, एयर ट्रांसपोर्ट आता है, माइनिंग आता है, 44B, 44BB, 44BBA, 44BB ये सेक्शंस आते। तो उसके बाद आपको नॉन रेसिडेंट वाला टॉपिक करना है, जिसमें प्रिजम्पटिव बेसिस का जो टैक्सेशन है वो नॉन रेसिडेंट के लिए कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए। तो देन आपको इंटरमीडिएट में थोड़ा सा मूव करना है। इंटरमीडिएट में क्यों मूव करना है? क्योंकि हमारा जो फाइनल का जो बुक बनाया है वो थोड़ा सा अल्टर है, देखा जाए तो आप उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो PGBP जरूर आप इंटरमीडिएट की बुक से करें। अगर आप चाह रहे हैं कि कोई नई बुक ले तो DT के लिए मैं जरूर रेफर करूंगा, आप DT के लिए बुक ले सकते हैं। बहुत सारी बाहर में बुक्स हैं, उसको आप रेफर कर सकते हैं। तो और खासकर जो मेरे जो दोस्त का बाहर से बुक लिए थे, उनमें सबसे जो अच्छी बुक बताई गई थी वो भंवर बोराना सर की, जो CA के लिए पढ़ाते हैं, उनकी बुक को बताया गया था। तो मैं रेफर जरूर करूंगा कि आप वो एक बार देखें, अगर आपको पसंद आए तो वो बुक जरूर आप एक बार रेफर करें।
नहीं तो कोई सा भी बुक आप रेफर कर सकते हैं, कोई नहीं है। डीटी के लिए आप बुक रेफर कर सकते हैं बिकॉज क्वेश्चंस बहुत कम है हमारे बुक में। फाइनल के स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, तो जरूर आप रेफर करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और करोगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, इसकी संभावनाएं हैं, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही तो आपका रिजल्ट और अच्छा आ सकता है। तो पीजीबीपी जरूर आप दूसरे बुक से करने की कोशिश करें, क्योंकि पीजीबीपी का बहुत कम क्वेश्चन दिया गया, ना के बराबर क्वेश्चन है इसमें जो कि आ जाता है। तो पीजीबीपी करें और उसकी क्लैरिटी रखें बहुत ही अच्छी, और उसके साथ ही मैट करें, क्योंकि मैट और पीजीबीपी लगभग सिमिलर है, थोड़े से समझना पड़ेगा आपको, अलग है दोनों का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको पीजीबीपी अच्छे से करना है और उसके बाद मैट करना, तो मैट आपको आसान लगेगा और आपको समझ भी आएगा। तो मैट या फिर पीजीबीपी के ऊपर एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो इसीलिए पीजीबीपी बहुत स्ट्रॉन्ग आपका होना चाहिए। उसके बाद कैपिटल गेन का होना चाहिए। क्यों कैपिटल गेन होना चाहिए? क्योंकि कैपिटल गेन रिलेटेड टू शेयर जो होते हैं वो क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो कैपिटल गेन भी आप स्ट्रॉन्ग कर लो, और खासकर डिडक्शन के साथ करना, क्योंकि डिडक्शन के साथ वाले ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। तो कैपिटल गेन कर लो और पीजीबीपी इसका यह तो आपका स्ट्रॉन्ग होना ही होना चाहिए। उसके साथ ही आप रेसिडेंशियल स्टेटस भी जरूर देख लो, रेसिडेंशियल स्टेटस भी आ जाता है। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं इंटरमीडिएट में पढ़ने के बाद, सोचते हैं ये तो नहीं आएगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये भी आ जाता है। तो आप जरूर फोकस करना कि रेसिडेंशियल स्टेटस भी आपको पता हो। तो ये हमारे अभी तक 3 टॉपिक हमने कवर कर लिया। पहला टॉपिक, दूसरे में नॉन रेसिडेंट वाला, और तीसरे में आपका पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन। उसके बाद हमें क्या करना है, तो रिटर्न हम कैसे बनाते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम, ये टॉपिक कर ले, क्योंकि हमें पता ओवरऑल होने चाहिए, क्योंकि 1 मार्क 2 मार्क में आ जाते हैं और कभी कभी थ्योरी में भी आ जाते हैं। तो इसका ओवरव्यू ले ले, छोटा सा टॉपिक है। साथ ही असेसमेंट वाला एक टॉपिक है 143 सेक्शन, जिसमें बताया जाता है कि स्क्रूटनी असेसमेंट होती है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होती है, स्क्रूटनी असेसमेंट होती है, इनकम स्केपिंग असेसमेंट होती है। तो ये सब आप देख लो, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी में आ जाते हैं कि 143 सेक्शन, सब सेक्शन 1, 3, 144 सेक्शन, इसके थ्योरी आ जाते हैं, तो ये भी आप करना है। साथ ही एक सेटलमेंट वाला टॉपिक है, वो भी आप थ्योरी के लिए कर सकते हो। उसके बाद एक जो टॉपिक है जो कि प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट से और अच्छा है, वो है बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग, जिसमें आपको जैसे कि कैपिटल गेन से रिलेटेड, शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद आपका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाला भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद आपको डीमर्जर अमलगमेशन से रिलेटेड जो जितने भी होते हैं वो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो वो जरूर करें। तो मेनली जो आपको करना है, इंटरनेशनल टैक्सेशन हमने कर लिया, जितना भी मैंने टॉपिक बोला है। उसके बाद आपको जैसे जैसा मैंने बताया है, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक और तीसरा टॉपिक, उसके बाद रिटर्न ऑन इनकम, असेसमेंट प्रोसीजर एंड स्क्रूटनी असेसमेंट, जो भी असेसमेंट काम करते हैं 143 सेक्शन में, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जितना भी आपको टाइम बचता है बाकी चीजों में दे दे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको यही मिलेगा कि मोटी मोटी क्वेश्चन जो है यही से आते हैं, तो इस पे ज्यादा फोकस आपको करने की जरूरत है। बाकी मैं तो यही रेफर करूंगा, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया है कि आप ना 7 डेज का शेड्यूल बनाओ। 7 डेज एक बुक को पढ़ना है, फिर 7 डेज दूसरे बुक का पढ़ना है, फिर 7 डेज तीसरे बुक को पढ़ना है। तो डीटी का भी ऐसा ही आप बनाओ, 7 डेज आपको डीटी पढ़नी है, और 7 डेज में आपको जितना आपने प्लान किया है उतना आपको एग्जीक्यूट करना है। कम से कम 70% तो एग्जीक्यूट करना है। आप 7 दिन में कितना खत्म कर सकते हो, उतनी बुक को आप खत्म करने की कोशिश करो। जितना आपने सोचा है कम से कम 70% तो उसका खत्म कर लो आप, और उसके बाद दूसरे बुक में मूव करो, और फिर 3 दिन 4 दिन का ऐसे ऐसे अलग अलग महीने में अलग अलग स्लॉट बनाओ, और उसके हिसाब से रिवीजन करो, तो बेस्ट रहेगा। यही स्ट्रैटेजी मेरी थी और मैंने इसी के पे काम किया। तो और डीटी के लिए मैं बोलूंगा, फाइनल वाले के डीटी के लिए, कि आप दूसरी बुक रेफर कर सकते हो। अभी आ जाते हैं थोड़ा सा कि इंटरमीडिएट के लिए क्या है। तो इंटरमीडिएट के लिए तो पता ही है हमें कि सबसे पहला टॉपिक जो है उसमें रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्रीकल्चर, इनकम और बेसिक आपको आना चाहिए, तो जरूर पढ़ ले। रेसिडेंशियल स्टेटस इसलिए भी पढ़े क्योंकि आपको फाइनल में भी ये काम देगा, तो रेसिडेंशियल स्टेटस तो बहुत ही इंपोर्टेंट है। साथ ही उसके बाद आपके 5 हेड हैं, तो 5 हेड इंपोर्टेंट है, लेकिन उसमें भी सबसे जो इंपोर्टेंस है वो सबसे पहले और आसान भी है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी जरूर करे, क्वेश्चन आएगा। सैलरी जरूर करे, उसके भी क्वेश्चन आएंगे। पीजीबीपी तो अच्छे से करना ही है, बिकॉज ये आपको फाइनल में काम देगा। और कैपिटल गेन भी करे। कैपिटल गेन में आप एक काम कर सकते हैं कि डिडक्शन बेस्ड अगर आप पढ़ाई कर लेंगे तो आपको ज्यादा मेहनत उतनी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो डिडक्शन बेस ही आते हैं। तो क्वेश्चन आपने डिडक्शन बेस वाला ही करना। नॉर्मली तो क्या होता है, कंसीडरेशन लेस एक्सपेंस, नेट सेल कंसीडरेशन, इतना भी आप लिख दोगे तो 2-3 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है,
कि डिडक्शन जो 54 सेक्शन में आ रहे हैं उसको आपको एक बार ओवरव्यू करना है और उसके क्वेश्चंस बनाने हैं। वही क्वेश्चंस मोस्टली पेपर में वही क्वेश्चन आते हैं कि आप अगर कैपिटल गेन कहीं हो रहा है तो वहां पे कुछ डिडक्शन मिल रही है, मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितना मिलेगी, इसी बेस पे आएगा। तो सेक्शन 54B 54 जो भी एफ है वो आपको आने चाहिए कैपिटल गेन में। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन। अदर सोर्स आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, करना है आप कर लो, बहुत छोटा सा है। डिडक्शन तो बिल्कुल आप नहीं छोड़ सकते, ना ही फाइनल में ना इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट में तो छोड़ ही नहीं सकते, फाइनल में भी आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन इंटरमीडिएट में तो और अच्छे से आपको पढ़ना है ताकि फाइनल में आपको उतना पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहली चीज एटीसी तो आप छोड़ ही नहीं सकते, आपको ही पता है सबसे ज्यादा एटीसी भी होता है, तो एटीसी जरूर करें। एटीआर बी है, टीटीबी, जेजेए, बहुत सारे हैं, तो उसको आप जरूर रेफर करें। एटीजी है, एटीडी है, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर देखें डिडक्शन। और दोनों के लिए, फाइनल और इंटरमीडिएट के लिए आईसीडीएस तो जरूर आप देख ले। जो आईसीडीएस 1 से 10 है ना, उसको जरूर देखें। थियरी 4 मार्क 5 मार्क में आ जाते हैं, तो इतना अगर आपने कर लिया तो काफी है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक चीज और है कि आपको टीडीएस भी करना है। मैं टीडीएस थोड़ा सा भूल गया था, तो मैं टीडीएस के लिए बता दूं। टीडीएस तो जरूर आप कर ले, और टीडीएस इंटरमीडिएट में भी करें, फाइनल में भी करें, दोनों में क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस पेपर की बात करो तो प्रीवियस पेपर में भी टीडीएस से फाइनल में क्वेश्चन आए थे, तो टीडीएस तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो टीडीएस आप जरूर करें। एंड मैं जो बता रहा हूं वो मैं अपने लिमिटेड बच्चों के लिए बता रहा हूं कि जिनके पास लिमिटेड टाइम हो। अगर आपके पास एक्सेस टाइम है तो आप पढ़ो, कम क्यों पढ़ोगे आप। जो मेन टॉपिक है वो तो 80% कवर कर ही लेते हैं, आप 100 कवर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिनके पास टाइम है उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, जिनके पास टाइम है वो पढ़ो, लेकिन प्रायोरिटी यही रखो, पहले ये खत्म करो, उसके बाद जो टाइम बचता है वो दूसरे टॉपिक्स में आप डिवोट करो, दूसरे टॉपिक्स में आप दो। लेकिन प्रायोरिटी ये रखोगे तो आपको भी पढ़ने में भी मजा आएगा, और आप देखोगे कि हाँ प्रायोरिटी यही होनी चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क गेन कर पाए। थैंक यू सो मच। 7 दिन वाला रूल भी आप अप्लाई कर सकते हो। 7-7 दिन पर सब्जेक्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट को 7-7 दिन दो, एक महीने में 4 सब्जेक्ट आपके खत्म होने चाहिए। उसके बाद दूसरे महीने आप रिवीजन करो। अगर एक ग्रुप दे रहे हो तो, 2 ग्रुप दे रहे हो तो थोड़ा सा कम समय देना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट को 4 दिन दो, 5 दिन दो, क्योंकि अभी तो आपने एक बार तो पढ़ ही लिया होगा ना सारी बुक, अगर आप जुलाई एग्जाम दे रहे हो तो। और अगर दिसंबर दे रहे हो तो अभी से स्ट्रेटेजी बनाओ, 7 डेज पर सब्जेक्ट, देन 5 डेज पर सब्जेक्ट, देन 3 डेज पर सब्जेक्ट, देन 2 डेज, सब हर एक सब्जेक्ट। तो इससे क्या होगा कि आपके ऊपर एक बर्डन रहेगा कि मुझे इस सब्जेक्ट को इतने दिन में खत्म करना है, चाहे जितना भी खत्म हो, लेकिन आपके दिमाग में तो ये रहेगा ना। नहीं तो क्या होता है, 7 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप ये स्ट्रेटेजी बनाओ। बाकी डीटी आपको पता है, डायरेक्ट टैक्सेशन का कोई अंत नहीं है, वो समुद्र है, उसमें आप जितना भी तैरोगे तैरते ही रह जाओगे। तो उस हिसाब से तो बहुत ही लिमिटेड मैंने बताया, लेकिन मैंने इंपोर्टेंट बताया, एग्जामिनेशन तक तो आपको जरूर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।